टैगोर स्कूल तारानगर की ओर से मैं यूनुस खान आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जिससे कि इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर थे वो हमने कंटिन्यूसली अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। आज हम हिंदी मीडियम फिजिक्स की बात करेंगे, जिससे में फिजिक्स को हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट को हम फर्स्ट फिजिक्स के नाम से और सेकंड पोर्शन को सेकंड फिजिक्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट फिजिक्स जो है मैं कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर हम 1 to 10 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, जिसे हम मेनली विद्युत चुंबकत्व के नाम से जानते हैं। यानी कि 1 to 10 चैप्टर जो है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है, जिसे हम विद्युत चुंबकत्व के नाम से यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए विद्युत चुंबकत्व क्या, जैसे कि अभी हमने बात की कि सर ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, ये फिजिक्स की एक शाखा है और इस शाखा के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश यानी आवेश जो है वो रुका हुआ हो, गति नहीं कर रहा हो, स्थिर आवेश या गतिशील आवेश, गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न प्रभाव एवं इनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेश और गतिशील आवेश, अब जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा और आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो ये कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। और इन प्रभावों के जो अनुप्रयोग हैं उनका जो अध्ययन फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। यानी कि विद्युत चुंबकत्व में स्थिर आवेशों का भी अध्ययन किया जाता है और गतिशील आवेशों के कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और ये चैप्टर 1 to 10 यानी कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट फिजिक्स है पूरी, वो कौन सी कैटेगरी में आती है? 1 to 10 चैप्टर जो अपने हैं ये विद्युत चुंबकत्व की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? अब देखिए अगेन इसमें हमने बात की कि सर आवेश स्थिर अवस्था में हो सकता है, आवेश गतिशील अवस्था में हो सकता है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसके कुछ अनुप्रयोग होंगे, उनको हम फिजिक्स की एक अन्य शाखा के अंदर बात करेंगे। और अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो वो कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, उनके कुछ यूज या एप्लीकेशंस होंगे, उनका जो अध्ययन करेंगे वो फिजिक्स की एक और शाखा के अंदर हम करेंगे। यानी कि विद्युत चुंबकत्व को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम विद्युत चुंबकत्व को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो किसके आधार पर कि आवेश स्थिर है या आवेश गतिशील है, इन दोनों के बेसिस पे हम इस शाखा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो इसका भाग होगा इसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि सर यहाँ पे आवेश जो होगा वो कौन सी कंडीशन में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। तो यहाँ पर आवेश जो है आवेश स्थिर अवस्था में होगा और आवेश जब स्थिर होगा तो ये कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। इन प्रभावों का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। प्रभावों एवं अनुप्रयोगों का अध्ययन जिस शाखा में हम करेंगे
इस शाखा को हमने क्या नाम दिया, इस शाखा को हमने नाम दिया है स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिस शाखा के अंदर हम स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न प्रभावों और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो स्टार्टिंग के जो अपने 4 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो चैप्टर है 12th आरबीएससी बोर्ड का, वो स्थिर वैद्युतिकी की कंडीशन में आता है। यानी इन चारों ही चैप्टर के अंदर आवेश कौन सी अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। तो वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा अपना चैप्टर होगा गाउस का नियम, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, क्योंकि किसी भी ब्रांच को या किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर हमें ये सब बातें कंटिन्यूसली ये जान रहे हैं कि सर कौन कौन से हेडिंग, कौन कौन से चैप्टर और कितना वेटेज है। इन सब को हम पढ़ने के बाद में इसका मेन टॉपिक जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, चौथा अपना चैप्टर होगा विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारिता। अब देखिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि सर ये कितने नंबर्स के आते हैं, इन चारों चैप्टर का बोर्ड के एग्जाम में वेटेज कितना रहता है, तो इन चारों चैप्टर्स को मिलाकर के जो क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में वो 7 मार्क्स के होंगे। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 12th आरबीएससी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 7 मार्क्स की है। यानी इन चारों चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मार्क्स, जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे उनका वेटेज कितना होगा, 7 मार्क्स होगा। क्लियर है? तो हमने स्टार्ट किया विद्युत चुंबकत्व से, यानी कि विद्युत चुंबकत्व के अंदर हम स्थिर और गतिशील दोनों आवेशों की बात करते हैं, उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। फिर हमने बात की कि सर अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो ओनली स्थिर अवस्था में आवेश का अध्ययन कौन सी शाखा में करेंगे, हम स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, और विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं। इन चारों चैप्टर को 1 बाय 1 हम स्टडी करने वाले हैं और इन चारों ही चैप्टर में हम देखेंगे कि आवेश कैसी कंडीशन में है, आवेश स्थिर अवस्था में है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सर हमने एक तो कैटेगरी बना दी स्थिर विद्युतिकी, दूसरा जो कैटेगरी होगा, दूसरी जो ब्रांच होगी फिजिक्स की जिसमें आवेश गतिशील अवस्था में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और वो कितने मार्क्स के हैं उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो यूनिट है ये है विद्युत गतिकी, विद्युत गतिकी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, आवेश जो होगा वो कैसी कंडीशन में, इस ब्रांच में आवेश जो है ये गतिशील अवस्था में होगा, यानी मूविंग कंडीशन में होगा, ये गति करेगा v वेलोसिटी से। कहने का मतलब ये गतिशील अवस्था में है, और गतिशील अवस्था में है तो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है उनकी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अभी हम इतना सा जान रहे हैं कि विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में न होकर के गतिशील अवस्था में होगा, और जब ये गतिशील अवस्था में होगा तो ये कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो इन प्रभावों का और इसके कुछ अनुप्रयोग होंगे, उन अनुप्रयोगों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर हम करते हैं भौतिक विज्ञान की, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर रिमेनिंग 6 चैप्टर जो हमने हमारे बच गए, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th चैप्टर जो बच गए
उन 6 चैप्टर को हम विद्युत गतिकी में पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब इनके अंदर जो आवेश है वो कौन सी कंडीशन में होगा, गतिशील अवस्था में होगा, और गतिशील अवस्था के अंदर ये प्रभाव और जो इसके अनुप्रयोग है उनका अध्ययन हम 1 बाय 1 करेंगे। अब हमें ये देखना है कि सर ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स के आएंगे और कौन कौन से चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि 5th चैप्टर कौन सा होगा। 4 चैप्टर हमने ऑलरेडी अभी बात कर ली, तो 5वां चैप्टर जो अपना है ये है धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। 6ठा चैप्टर जो अपना है ये है विद्युत परिपथ, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। 7 नंबर चैप्टर जो होगा ये है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। और 8वां चैप्टर अपना होगा चुंबकत्व, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और 9वां चैप्टर अपना होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है EMI। EMI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और लास्ट जो अपना टॉपिक होगा, लास्ट जो अपना चैप्टर होगा ये होगा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं AC से। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि सर इनका वेटेज और बता दीजिए, और फिर हम मेन टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए धारा विद्युत की और विद्युत परिपथ, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में अगर देखें तो बोर्ड के एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 5 नंबर के प्रश्न आपसे धारा विद्युत की और विद्युत परिपथ में से पूछे जाएंगे। क्लियर है। फिर ये अकेला चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसमें से भी अकेले में से 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगेन ये जो चैप्टर अपना बचता है चुंबकत्व, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे यानी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इन दोनों को इंक्लूड करते हुए यानी कि 9वें और 10वें चैप्टर में से दोनों को कंबाइंड फॉर्म में 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां से देखें तो सर ये 6 चैप्टर कितने नंबर के हो गए, तो ये हो गए टोटल 5, 5, 10 और 10, 20। यानी कि ये विद्युत गतिकी यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो वेटेज है RBC बोर्ड के एग्जाम में ये 20 मार्क्स का है। तो स्थिर विद्युत की जो कितने नंबर की थी, 7 नंबर की, और विद्युत गति की ये कितने नंबर की होगी, 20 नंबर की। यानी फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 to 10 ये 10 के 10 चैप्टर टोटल कितने नंबर के हैं, ये 27 मार्क्स के हैं। यानी फर्स्ट फिजिक्स का जो वेटेज है बोर्ड के एग्जाम में कितना है, 27, और टोटल कितना होता है 56 नंबर का जो पेपर अपना होता है उसमें से 27 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हमें फर्स्ट फिजिक्स से पूछे जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं नीट या IIT की बात करें तो नीट के एग्जाम की मैं पहले बात करता हूं। तो नीट का जो एग्जाम होता है, नीट के एग्जाम में टोटल 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 30% क्वेश्चन जो है वो ओनली एंड ओनली किस में से पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि ये जो 10 चैप्टर हैं इन 10 चैप्टर में से नीट के एग्जाम में 30% जो पेपर आता है नीट के एग्जाम का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से आता है, विद्युत चुंबकत्व में से आता है। अगर हम बात करते हैं IIT के एग्जाम की तो IIT के एग्जाम में इन 10 चैप्टर का जो वेटेज है ये टोटल में से लगभग 70 to 80% जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये किस में से पूछे जाएंगे, ये इन 10 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है 12th के बाद और जो IIT JEE के लिए जाना चाहता है उनके लिए ये पूरे 10 चैप्टर टोटल 10 चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की बात की जाए जो कि
यहां पर हमने देखा था, चाहे हम स्थिर विद्युत की बात करें, हमें बात किसकी करनी पड़ेगी, हमें बात आवेश की ही करनी पड़ेगी। आवेश हमें पता होना चाहिए, आवेश की स्टडी की जा रही है, आवेश कौन सी कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है। तो चाहे आप बात कर रहे हो स्थिर विद्युत की या आप बात कर रहे हो विद्युत गतिकी की, दोनों ही कंडीशन में किसकी बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है। और इस कंडीशन में आवेश कौन सी अवस्था में है, इस कंडीशन में आवेश गतिशील अवस्था में है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये विद्युत चुंबकत्व है इसमें सर किसकी हम बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए अपने लिए इन 10 चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने के लिए मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया वो कौन हो गया, आवेश। यानी कि सबसे पहले हमें जानना है कि आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, कैसे जनरेट किया जाता है, क्या इसके यूनिट होते हैं, क्या डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, इनकी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, और वो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, वो फर्स्ट चैप्टर अपना है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के अंदर सबसे पहला हेडिंग जो अपना आता है वो है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किसे हम कहते हैं आवेश, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इन सब की बातें हम 1 बाय 1 करेंगे। क्लियर है? साथ साथ में आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी वेबसाइट tagore-taranagar.com पर आपको जैसे ही आप उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उसमें आपको चैप्टर का नेम, चैप्टर के लेक्चर, उसमें PDF वगैरह सब कुछ 1 बाय 1 वेरी वेल अरेंजमेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहाँ से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हो, या आप साथ साथ में नोट्स मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं आवेश की कि आवेश क्या होता है। लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नेम विद्युत क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहला अपना हेडिंग हो गया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। अब देखिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी टॉपिक पर कौन बेस्ड है, पूरे 10 चैप्टर आधारित है। तो हमें इसको बड़े आराम से अच्छे से समझना है। देखिए विद्युत आवेश हमेशा किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात, किसी भी वस्तु या किसी भी कण या किसी भी पिंड के ऊपर हम विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। यानी कि अगर हमें विद्युत आवेश के बारे में जानना है, परिभाषा की मैं बात बाद में करूंगा, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आवेश है क्या। परिभाषा इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि परिभाषा तो सिंपल होगी, बट इसकी एप्लीकेशन, ये क्या क्या उत्पन्न करता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत आवेश, मैंने बोला कि सर विद्युत आवेश जो है वो किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है या किसी वस्तु के अंदर उत्पन्न होता है यदि वह अचालक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सर अगर हम किसी वस्तु या किसी पदार्थ की बात कर रहे हैं, हमने बोला कि ये किसी पदार्थ की सतह पर या पदार्थ के अंदर या किसी कण या किसी कण की सतह के ऊपर उत्पन्न होता है। तो पदार्थ जो है, इस दुनिया के सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर अगर हमें आवेश के बारे में जानना है तो हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। और जब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो हमें परमाणु यानी एटम के बारे में पता होना चाहिए। और एटम के बारे में अगर हम बात करें तो हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात करें तो हम ये जानते हैं कि परमाणु के लिए जब भी हम बात करेंगे तो ये परमाणु का न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है, यानी नाभिक। नाभिक के अंदर कौन है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कैसे पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो इस प्रकार से ये न्यूट्रॉन को मैंने अरेंज किया। ओके, ये कोई मैं इसका मॉडल नहीं बना रहा, सिर्फ हम बेसिक नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कौन है, ये है न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन। प्रोटॉन को चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, प्रोटॉन प्रोटॉन ही लिखा जाता है। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की
तो ये है न्यूट्रॉन, और ये कौन, ये नाभिक, ये नाभिक यानी न्यूक्लियस है। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, वर्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो यहां पर कौन, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, यानी कि ज्यादा खतरनाक तरीके से ये बंधे हुए नहीं होते हैं। बाहर वाली कक्षाओं के ऊपर नाभिक का प्रभाव कम होता है। नाभिक का प्रभाव कम होता है तो हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से इससे निकाल सकते हैं। बट नाभिक के अंदर अगर हम बात करें तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, यानी नाभिक में से प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन को परमाणु में से आसानी से निकाला जा सकता है, या इसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन को तो इसमें से न तो हम नाभिक में से निकाल सकते और न ही नाभिक में ऐड कर सकते, बट एक पॉसिबिलिटी है कि एटम के अंदर अगर आप बात कर रहे हो तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप ऐड भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आप बाहर भी निकाल सकते हो। रीजन ये है कि सर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को परमाणु में जोड़ने या उससे हटाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको या तो ऐड कर सकते हैं या इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे आवेशन की विधियों की और आवेश उत्पन्न करने की, तो हम देखेंगे कि आवेश उत्पन्न करने का मतलब इतना सा है कि या तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है या इलेक्ट्रॉन को हटाया जा रहा है। रीजन आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु में जोड़ना या हटाना नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल है, संभव है, बट प्रोटॉन को सामान्य परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन में जोड़ना, नाभिक में जोड़ना और नाभिक से हटाना पॉसिबल नहीं है। तो जब जब आप आवेश की बात करेंगे तब तब आप ये ध्यान में रखेंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु में जोड़ा गया है या इलेक्ट्रॉन को किसी वस्तु से हटाया गया है। क्लियर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन की कुछ बातें बताता हूं जो कि अपने न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, ये आप जानते भी हो, बेसिक है बिल्कुल, ये एक ऋणात्मक कण है या ऋणावेशित कण है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज का वैल्यू कितना? चार्ज यानी आवेश को हम Q से लिखते हैं और इसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहां पर हम इसको स्मॉल e से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सर हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। क्लियर है? कितना? 31 किलोग्राम। ये कितना है? 31। ओके। अगेन हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के लिए सेकंड फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित कण है। धनावेशित कण यानी इस पर धनावेश होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगेन इस पर आवेश का मान कितना होता है? इस पर आवेश का मान +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है मास ऑफ प्रोटॉन, mp का मतलब मास यानी द्रव्यमान, p फॉर प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻, ये हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन के लिए, बट प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर है? ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रोटॉन पॉजिटिवली धनावेशित कण है,
आवेश का मान इतना है, द्रव्यमान इतना है। प्रोटॉन को हम सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में न्यूक्लियस से, नाभिक से बाहर नहीं निकाल सकते, बट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम द प्रोटॉन इन नॉर्मल कंडीशन। इलेक्ट्रॉन को हम सामान्य परिस्थितियों में परमाणु से बाहर निकाल सकते हैं। आवेशन का मतलब, जब भी हम आवेश उत्पन्न करेंगे, इसका मतलब ये है कि या तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया है या इलेक्ट्रॉन को किसी भी पदार्थ से हटाया गया है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बातें की कि कैसे कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक के अंदर कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हमने आवेश का जिक्र किया, आवेश के बारे में हमने जानने की कोशिश की। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि आवेश क्या है, आवेश की परिभाषा के लिए हमने बात नहीं की, बट हमने इसके बेसिक को जाना कि आवेश किसी भी पदार्थ के अंदर या पदार्थ के ऊपर उत्पन्न होता है। तो पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। परमाणु की थोड़ी सी हमने बात की, तो ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ी सी बात हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात की, उसके बाद में हमने प्रोटॉन के बारे में जाना, और प्रोटॉन के अंदर हमने देखा कि ये धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन, सिंपल बात जानते हो, न्यूट्रॉन क्या एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसके बारे में हमें कोई ज्यादा बातें नहीं करनी। हम जो डील करेंगे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से करेंगे मेनली। तो उम्मीद करते हैं कि इतना लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।